स्टूडेंट्स, आई एम सुरेंद्र मदान फ्रॉम एनपी स्कूल। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। बच्चों, आपको पता होगा कि देखिए, जब भी हमारे एरिया के अंदर है इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, तो चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करता है? आपको ध्यान होगा पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज कैसे वर्किंग करती हैं, ये कैसे बनती हैं, इनके बारे में जानना भी अति आवश्यक होता है। इनके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये वर्किंग कैसे करती हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए, उसको नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है वो कैसे डिसाइड करता है कि ये पार्टी जो है वो रिकॉग्नाइज होगी एज ए नेशनल या एज ए रीजनल, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, वो किस तरह से काम करती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है, एक ऐसी संस्था होती है जो कुछ एक लोग जो वो मिलकर बनाते हैं, जो किसी भी देश को चलाने के लिए क्या करती हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं। इलेक्शन लड़ने के बाद अगर वो जीतती है वो पार्टी, तो वो सरकार का निर्माण करती है, जिससे किसी देश का कानून जो होता है, कानून व्यवस्था चलाई जाती है, देश को रन किया जाता है, गवर्नमेंट को रन किया जाता है, वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही किया जाता है। अब पॉलिटिकल पार्टीज के टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 जो है राष्ट्रीय दल, और दूसरा जो है वो क्षेत्रीय दल यानी नेशनल पार्टीज, और जो है रीजनल पार्टीज। अब नेशनल पार्टीज कौन सी होती है वो मैं आपको बता दूं, यानी राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं। राष्ट्रीय दल वो दल होते हैं जो पूरे देश के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अपने हरियाणा, इंडिया की, भारत की अगर मैं बात करता हूं, तो भारत के अंदर जो है पूरे भारत को जब भी हम लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, इन लोकसभा के इलेक्शन के अंदर 543 सीटों पर इलेक्शन करवाए जाते हैं। भारत सरकार के द्वारा 543 सीटों पर इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय जो पार्टीज होती है, मेजर जो पार्टीज होती है, 543 जो इलेक्शन होते हैं, ये भारत के सारे स्टेट्स के अंदर इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टीज वो पार्टीज है जो पूरे देश के अंदर इलेक्शन में कंटेस्ट करती है, पार्टिसिपेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं राष्ट्रीय दलों की बात करता हूं तो कांग्रेस है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है जो पुराने टाइम से ही चली आ रही है, जिसका स्थापना जो थी 1885 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी आजकल गवर्नमेंट है, ये बड़ी पार्टी है। बसपा है, बहुजन समाज पार्टी है, ये भी एक बहुत बड़ी पार्टी है। तो ये जो पार्टियां हैं, एनसीपी है जैसे, ये वो पार्टीज हैं जो राष्ट्रीय पार्टीज हैं हमारी। ये कुल मिलाकर 8 पार्टियां हैं पूरे भारत के अंदर जिनको रिकॉग्नाइजेशन दी गई है एज ए नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय दल के रूप में। ये पूरे देश के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। और ये जो मेन पार्टियां जो जैसे बीजेपी है या कांग्रेस है, इनके गठबंधन भी है छोटी छोटी पार्टियों के साथ, चाहे वो रीजनल पार्टी हो या छोटी पार्टियों के साथ होते हैं, उनके गठबंधन किए हुए हैं। उनके गठबंधन के बाद जो होते हैं, जो भी पार्टी जीतती है वो सरकार बनाती है। जैसे अभी बीजेपी और इसके गठबंधन का जो है वो सरकार चल रही है। तो इसमें से जो सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, 543 का हाफ, 272 सीट चाहिए, 272 सीटें चाहिए। अब 272 जो भी पार्टी या उसका गठबंधन जो है, इकट्ठा दल जो है, वो पार्टी लेगा सीटें 272, तो वो पार्टी जो होती है वो सरकार बनाती है। तो इसी तरह से क्षेत्रीय दल कौन सा होता है, ये स्पेशली एक ही एरिया के अंदर, एक राज्य के अंदर का दल होता है जो सिर्फ अपने ही राज्य के अंदर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। या वो ज्यादातर हो सकता है कोशिश करे तो वो दूसरे राज्य में जा सकता है, लेकिन नहीं, ये ज्यादातर इनका प्रभाव जो होता है अपने ही राज्य के अंदर होता है, अपने ही स्टेट के अंदर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो पंजाब के अंदर अकाली दल है, अकाली दल पंजाब के अंदर आता है, या INLD है हरियाणा के अंदर थी, ये जो या शिवसेना है महाराष्ट्र के अंदर है। ये वो पार्टियां हैं जो अपने ही एक एरिया के अंदर जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, और वहीं से जीतकर वो जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ती हैं ये पार्टियां जो है, और वहां पर जो है वो सरकार बनाने का काम करती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय पार्टी जो है वो दोनों ही रूप में पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में, चाहे वो MP के इलेक्शन हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा के इलेक्शन हो, या वो किसी एक एरिया के अंदर, किसी एक राज्य के अंदर MLA के जो इलेक्शन होते हैं, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के इलेक्शन जो है, यहां पर वो
पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में। जो जीती है, जो पार्टी जीतेगी, चाहे वो नेशनल पार्टी वहां जीती, चाहे वो कोई रीजनल पार्टी अगर ज्यादा सीटें लेगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा की बात करता हूँ, तो हरियाणा के अंदर 90 सीटें हैं टोटल विधानसभा के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। अब 90 में से जो पार्टी 46 सीट लेगी या जिस पार्टी का गठबंधन 40 सीटें लेगा, वो पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो इस तरह से जैसे हरियाणा के अंदर भी अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो इस तरह से जो क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो स्पेशली एक एरिया के अंदर वर्किंग करते हैं, और राष्ट्रीय दल जो होते हैं वो पूरे देश के अंदर जो होता है वो इलेक्शन इत्यादि में कॉन्टेस्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को जो है मान्यता दी जाती है, राष्ट्रीय दल की या वो क्षेत्रीय दल की, किस तरह से दी जाती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देने के लिए चुनाव आयोग का काम होता है। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि चुनाव आयोग क्या होता है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था होती है जिसका चुनाव जो होता है, जिसको चुना जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। चुनाव आयोग के अंदर 3 मुख्य मेंबर होते हैं, जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 उनके सहायक चुनाव आयुक्त होते हैं। ये तीनों मिलकर किसी भी राष्ट्रीय दल को या क्षेत्रीय दल को मान्यता भी देते हैं, उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करते हैं, इलेक्शंस की डेट डिसाइड करते हैं, कहाँ इलेक्शंस होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। ये सारी वर्किंग जो होती है वो चुनाव आयोग की होती है। इस टाइम अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की मैं बात करूं तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है हमारे देश के अंदर वो इस टाइम है सुनील अरोड़ा जी। कौन है जी? सुनील अरोड़ा जी। ये इस टाइम के चुनाव आयुक्त हैं हमारे इंडिया के अंदर। अब मैं राष्ट्रीय दल की बात करता हूं, तो किसी भी राष्ट्रीय जो दल है, चुनाव आयोग उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता कब दे सकता है? वो इस स्थिति में दे सकता है कि अगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जहां भी जिस एरिया से वो लड़ रही है इलेक्शन, तो कम से कम पूरे देश के अंदर उसको 6% वोट बैंक हासिल होना चाहिए। यानी पूरे देश के अंदर अगर 543 सीटों की मैंने बात आपको बताई थी, 543 जो सीट्स है वहां पर जहां इलेक्शन होंगे, उस टोटल सीट्स का 6% जो है वोट बैंक उसको जो है वो हासिल होना चाहिए, और कम से कम 4 सीटें जीतना अनिवार्य है। अगर वो पूरे एरिया के अंदर 4 सीटें जीतती हैं तो ही उसका जो है चुनाव आयोग जो होता है उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता उसकी बरकरार रख सकता है। या विधानसभा के लिए अगर वो पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो उसको 3% वोट बैंक जो है वहां उस एरिया का, और एटलीस्ट कम से कम 3 सीटें जीतना अनिवार्य है। अगर वो वहां से 3% वोट बैंक या 3 सीटें नहीं जीत सकती तो उसकी मान्यता वहां रद्द हो सकती है। तो इस तरह से कोई भी राष्ट्रीय दल जो होता है उसको कम से कम एटलीस्ट 6% वोट बैंक चाहिए और 4 सीटें कम से कम जीतनी ही चाहिए। जबकि क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल में क्या होता है, वो एक राज्य के अंदर इलेक्शंस लड़ते हैं, एक राज्य के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, तो उनको कम से कम वहां पर 2% वोट बैंक जो है वो हासिल करना जरूरी होता है। अगर 2% वोट बैंक हासिल नहीं हो पाता तो उनकी मान्यता रद्द हो जाती है। फिर उस पॉलिटिकल पार्टीज को नया नाम, नया चिन्ह जो होता है, नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे पॉलिटिकल पार्टी तो नया नाम, नया चुनाव चिन्ह दिया जाता है। जैसे अब राष्ट्रीय दलों की मैं बात करता हूं तो आपने देखा होगा कांग्रेस का हाथ के पंजे का निशान है, जो काफी लंबे टाइम से वही निशान चला रहा है, क्योंकि हर बार ये होता है 6% वोट बैंक और 4 सीटें एटलीस्ट कम से कम जीतती है। बीजेपी का कमल का फूल है, जब से बनी है पार्टी कमल के फूल है। बहुजन समाज पार्टी है, बसपा जो है हाथी का चुनाव निशान है। तो वो लगातार अपना 6% वोट बैंक जो है वो बनाए हुए हैं और लगातार 4 सीटें या प्लस उससे ज्यादा वो सीटें जीतते रहे हैं, जिससे उनकी जो मान्यता जो है, जो एज ए नेशनल पार्टी तो वो बरकरार है। और क्षेत्रीय दलों के अंदर जैसे अलग अलग पार्टी है, जैसे मैंने अकाली दल के बारे में बताया तो लगातार लंबे टाइम से अकाली दल का वो चुनाव निशान है, आईएनएलडी का लगातार वो चुनाव निशान है। तो इस तरह से अलग अलग पार्टियों का जो है वो वोट बैंक के हिसाब से उनको मान्यता जो है वो दी जाती है। उसके बाद है राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल जब भी कोई काम करता है तो किस तरह से वर्किंग करेगा, वो क्या काम करता है। तो राजनीतिक दल सबसे पहला काम तो होता है इसका चुनाव में भाग लेना। जो इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो, वहां पर पार्टिसिपेट करना इलेक्शन के अंदर। सेकंड होता है जब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कंटेस्ट करते हैं, तो वहां पर जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आती है, चाहे उसकी मेजोरिटी आई हो चाहे नहीं आई हो, अगर मेजोरिटी आई है तो सबसे अच्छा है कि राष्ट्रपति जो होता है उनके मुख्य हेड को जो होता है उसको इनवाइट करता है सरकार बनाने के लिए। अगर उनकी मेजोरिटी नहीं आई तो उनको टाइम दिया जाता है कि वो कोalition करे, किसी के साथ गठबंधन करें और गठबंधन करके अपनी सरकार बनाए। तो चुनाव जीतने के बाद जब वो सरकार का निर्माण करते हैं, अगर अकेली पार्टी ने सरकार बनाई है तो भी ठीक है, अगर नहीं बनाई तो मिलकर बनाइए, किसी के साथ गठबंधन करके बनाइए तो भी। तो इनका जो काम होता है सरकार का निर्माण करना, सरकार चलाना देश के लिए 5 साल के लिए कम से कम। सरकार बनाने के बाद लोगों के कल्याण के लिए नीतियां बनाना इनकी दूसरी सबसे बड़ी पॉलिसी जो होती है। जब भी सरकार बन जाती है तो मुख्य एम क्या होता है, मुख्य एम यही होता है कि लोगों के कल्याण के लिए नीतियां बनाई जाए,
क्योंकि अगर सरकार बनाई जाती है कि देखिए जो भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे वो क्या होंगे, वो जनप्रतिनिधि होते हैं, यानी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो, तो वो सर लोगों के काम करने के लिए ही उनको इलेक्शंस के अंदर लोग जितवाते हैं, जिसकी वजह से जो होता है उनका मुख्य एम क्या होता है, अपने एरिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा विकास करना, लोगों की भलाई के कार्य करना। तो ये सारे उद्देश्य जो होते हैं वो किसी भी राजनीतिक दल के अंदर होते हैं। उसके बाद होता है अगर कोई पार्टी जो होती है पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो चुनाव के अंदर दूसरी बड़ी पार्टी है, मान लीजिए एक बड़ी पार्टी है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार बन गई तो दूसरी जो बड़ी पार्टी थी वो कांग्रेस थी, तो दूसरी बड़ी पार्टी जो होती है वो विरोधी दल के रूप में बैठती है। विरोधी दल के रूप में उनका काम क्या होता है, विरोधी दल के रूप में उनका मुख्य काम क्या होता है, मुख्य काम यही होता है कि वो सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाएं, यानी सरकार अगर लोगों के भले के लिए कार्य नहीं कर रही तो उनको प्रताड़ित करें, उनकी आलोचना करें। अगर किसी भी प्रकार का कोई विधेयक ऐसा बना दिया गया है जो लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं है तो उसका वो विरोध करती हैं। यानी टोटल ओवरऑल ये कहने की बात है कि अगर कोई डिक्टेटरशिप बनता है तो उसको बनने से रोकते हैं, मतलब अगर कोई तानाशाह ही कहीं होने लगती है तो उसको विरोधी दल रोकते हैं, सरकार की टोटल पॉलिसी के ऊपर ये अंकुश लगाने का काम करते हैं। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है जब अपने इलेक्शन लड़ने से पहले वो क्या काम करते हैं, वो लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, किसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहुंचाते हैं, जनसभा करके वो पहुंचाते हैं, वो लोगों तक अपने उद्देश्य बताते हैं कि हम जो होते हैं इस बार सरकार बनने पर ये फैसिलिटीज लोगों को देंगे, ये काम करेंगे। तो वो जो अपने उद्देश्य जो होते हैं, जो एम होते हैं, वो सारे के सारे राजनीतिक दल जो होते हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना मुख्य कार्य होता है और उसके बाद सरकार बनाकर लोगों के भले के लिए कार्य करना होता है। ये जो राजनीतिक दल होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उनके मुख्य कार्य होते हैं। यहाँ पर मैं एक चर्चा और करना चाहूंगा कि राजनीतिक दल, यहाँ पर जो राजनीतिक दल है इनके ये मुख्य कार्य होते हैं, लेकिन आपने पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक नाम सुना होगा, दबाव समूह। क्या नाम सुना होगा? दबाव समूह। ये मैं आपको बता दूं दबाव समूह क्या होता है। दबाव समूह भी एक प्रकार की संस्था होती है जो सरकार की नीतियों की आलोचना करती है। अगर उनको लगता है कि सरकार लोगों के भले के लिए कार्य नहीं कर रही तो ये भी सरकार की नीतियों के ऊपर विरोधी दल की तरह जो होते हैं वो वर्किंग करते हैं, वहां पर सरकार की आलोचना करते हैं और सरकार को सही कार्य करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। जहां सरकार अच्छा काम कर रही है तो ये सहयोग भी करते हैं। लेकिन इसमें दबाव समूह में और राजनीतिक दल के अंदर जो होता है मुख्य अंतर क्या होता है, राजनीतिक दल जो होते हैं वो चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, जबकि दबाव समूह जो होते हैं वो इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करते, वो इलेक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते। ये बिना किसी प्रकार की कुर्सी के लालच कह लो या किसी भी प्रकार के सरकार के अंदर रोल निभाने को ये तैयार नहीं है। इनका अलग काम होता है, हालांकि काम ही होता है सरकार की नीतियां, अगर गलत नीति बन रही है तो उसकी आलोचना करना, अगर अच्छा काम कर रही है तो उसकी प्रशंसा करना, ये सारे काम जो होते हैं वो दबाव समूह के होते हैं। लेकिन इनका मुख्य क्या होता है, डिफरेंस दोनों के बीच में क्या होता है, चुनाव में पार्टिसिपेट करना वो राजनीतिक दल का कार्य है और दबाव समूह का कार्य है चुनाव में पार्टिसिपेट न करना। तो ये एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है जो पेपर के अंदर आपको आता है कि राजनीतिक दल के कार्य क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये प्रश्न पेपर में आता है। दूसरा आता है राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है। तो मुख्य सबसे बड़ा अंतर जो है वो चुनाव में भाग लेना होता है, यानी यहाँ चुनाव में भाग लेते हैं, ये चुनाव में भाग नहीं लेते। कई बार किसी भी राजनीतिक दल की नकारात्मक भूमिका भी हमें देखने को मिलती है। बहुत बार ऐसा होता है पॉलिटिकल पार्टीज होती है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इलेक्शन में जीतने के बाद जो है जीतने के लिए वो जो है कुछ प्रपंच रखती हैं। जैसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अपने धन का दुरुपयोग करती है। उनके जो लीडर्स होते हैं जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा धन, जितना नेसेसरी जो होता है चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया गया कि उससे ज्यादा खर्च नहीं करना, 15 लाख है जैसे 20 लाख है, जो भी बताया गया, उसके फालतू जो होते हैं लोगों को धन का लालच देकर अपनी ओर शामिल करवाना, वो एक बहुत बड़ी कमी है राजनीतिक दल के अंदर जो है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना। अब कई बार क्या होता है, कोई सरकार ऐसी होती है जो जिसकी सरकार होती है तो वो दल क्या करता है, वो अपनी सरकारी जो मशीनरी होती है इलेक्शन के दौरान उसका बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं। तो एक वो बहुत बड़ी कमी है। चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अपने हिंसक घटनाएं करवाती हैं, अपने दल के अंदर या कुछ लोगों की मसल्स पावर का सहायता लेती है, जिससे क्या होता है वो एरिया के अंदर जिस एरिया से उनको लगता है कि यहाँ हार जाएंगे वहां जाकर हिंसक घटनाएं करवाना, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है राजनीतिक दल के अंदर। और कुर्सी के लालच के लिए वो डर्टी ट्रिक्स खेलती हैं, कभी किसी के साथ होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, अगर अपने सरकार बनानी है, अपनी कुर्सी का लालच है उनको, तो वो क्या करते हैं दूसरी छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करती हैं या एक दूसरे के कैंडिडेट को अपनी ओर शामिल करवाते हैं लालच देकर। तो वो एक बहुत बड़ी कमी है।
तो राजनीतिक दल की नकारात्मक भूमिका भी हमारे सामने है। अब राजनीतिक दल के सामने चुनौतियां क्या क्या होती है? जब भी कोई पार्टी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती है, पार्टिसिपेट करती है, सरकार बनाने का काम करती है, तो उसके सामने कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ चुनौतियां आती हैं। उन्हीं में से कुछ चुनौतियों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले जो है इंटरनल डेमोक्रेसी की प्लेग जो होती है, कमी जो होती है, आंतरिक लोकतंत्र की कमी। अब आंतरिक लोकतंत्र की कमी का मतलब क्या होता है? आंतरिक लोकतंत्र की कमी का मतलब होता है कि प्रॉपर पूरी तरह से डेमोक्रेसी का ना होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्लास 9th का एक टॉपिक है इंटरनल डेमोक्रेसी वाला। उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर क्या है। जैसे पाकिस्तान के अंदर क्या था, 1999 से लेकर जो होता है परवेज मुशर्रफ जो थे वहां पर अपने प्रेसिडेंट बनकर बैठे थे, एज ए डिक्टेटर बनकर बैठे थे, आर्मी के जनरल थे। तो वहां पर क्या था, इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी थी, क्योंकि वो डिक्टेटर बन गए थे। जब लोगों ने वहां पर ज्यादा आवाज उठानी शुरू की 2004 के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, इंटरनल इलेक्शंस करवा दिए। पूरे पाकिस्तान को उन्होंने क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में बांट दिया। मेजर जितने भी पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में बांट के उन्होंने उसका जो है इलेक्शन करवा दिए। हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट हर एरिया से जो है वो इलेक्ट करवाए, डिसाइड करवाए, और वहां पर लोगों ने वोट डाले अपने लोगों के लिए, अपने नेताओं के लिए, और वो लोग जो थे वो जीते, और जीतने के बाद जो थे वो आपको पार्लियामेंट में गए। लेकिन वहां पर क्या था, इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी थी। क्या कमी थी? वहां पर जो मुख्य जो हेड था वो परवेज मुशर्रफ खुद बनकर बैठे। उन्होंने, उनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, उन्होंने खुद अपने आप डिसाइड कर दिया कि मैं मुख्य हूं। उन्होंने मेजर जितने भी डिपार्टमेंट थे, बड़े आर्मी से लेकर जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट थे, उन बड़े बड़े डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया, अपने अपने कैंडिडेट को पहले से इलेक्ट कर दिया। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ से जीत कर गए तो उनको इनके अंडर में रहना था। जो इधर से जीता, जो भी जीता, उनको इन कैंडिडेट्स के अंडर में रहता। और ये कैंडिडेट किसके अंडर में थे? परवेज मुशर्रफ के। तो वहां पर किसी भी प्रकार की लोकतंत्र नहीं था उस टाइम, वहां कमी थी लोकतंत्र की। तो देश के अंदर बहुत सारे ऐसी जगहों के अंदर जहां पर हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जहां पर लोगों को डेमोक्रेसी का पूरा मीनिंग पता नहीं होता। तो वहां पर आंतरिक लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी कमी है, जिसकी वजह से राजनीतिक दलों के सामने भी एक चुनौतियां आती हैं। दूसरी चुनौती आती है राजनीतिक दल के सामने, परिवारवाद को बढ़ावा देना। अब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपने ही भाई भतीजों को टिकटें देती हैं, अपने भाई भतीजों के साथ जो होता है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, और उन्हीं को जिताने का पूरा प्रयास वो पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो यहाँ पर जो भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर की अगर मैं बात करता हूँ, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो होते हैं बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो यानी हर मेंबर का स्थान जो होता है वो निश्चित होना चाहिए और प्रॉपर सभी को समान मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आपने देखी होंगी जिनके अंदर एक ही परिवार, एक ही वंश होता है, वो लगातार चलता आ रहा है, और वही लोग जो होते हैं आगे हेड बनते रहते हैं, लगातार कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो वहां भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो राजनीतिक दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है कि जो प्रभावी जो व्यक्ति है, जो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हेड है और उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो वो प्रभाव की वजह से जो है उनकी वंश जो होता है, उनकी पीढ़ी जो होती है, वो लगातार उस प्रभाव को बनाए रखती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरे जो चुनौतियों में से वो होता है धन का दुरुपयोग। बहुत सारी पार्टीज, मैंने पिछले आपके बताया था, नकारात्मक प्रभाव में भी बताया था कि धन का दुरुपयोग करती है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज। लोगों के वोट बैंक खरीदती हैं, लोगों को प्रताड़ित करती हैं, पैसे का दुरुपयोग करती हैं, खर्चा ज्यादा अनावश्यक करती हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण है। और अर्थपूर्ण चुनाव नहीं होते। अर्थपूर्ण चुनाव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी ले लीजिए आप, चाहे वो आप कांग्रेस ले लीजिए, कोई भी बड़ी पार्टी जो है, हर बड़ी पार्टी क्या करेगी, उनके मेन एम लगभग समान होते हैं। जो भी वो अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है, उसके अंदर वो जो भी चीजें बताते हैं वो लगभग लोगों की समान होती है। चाहे वो बीजेपी के अंदर भी वही चीजें होंगी, कांग्रेस के अंदर भी वही चीजें होंगी, बीएसपी के अंदर भी वही चीजें होंगी। जब ये सारे मैनिफेस्टो के अंदर जो चीजें लगभग समान होती हैं, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता कि हम, ज्यादा ऑप्शन नहीं है लोगों के पास कि हम किसको जो है वो चुने और किसको ना चुने। तो इस तरह से जो होता है लोगों के पास चुनाव करने की भी कमी रहती है। तो वो भी राजनीतिक दल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब दलों की मैं बात करता हूँ तो दल देखो, भारत के अंदर की अगर मैं बात करता हूँ तो भारत के अंदर जो होता है वो 3 प्रकार के मेजर जो है पूरे दल जो होते हैं वो लगभग 3 प्रकार करते हैं। जैसे बहुत सारे देशों के अंदर एक दल की सरकार होती है, एक दलीय व्यवस्था होती है। बहुत सारे देशों के अंदर द्विदलीय जो व्यवस्था होती है, 2 दल वाले होते हैं, 2 दलीय होते हैं, और तीसरा होता है बहुदलीय। तो भारत के अंदर जो होता है वो क्या होता है, बहुदलीय व्यवस्था आती है। एक दलीय व्यवस्था जो है
जहां पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, जैसे चीन के अंदर है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, साम्यवादी दल है, वो एक ही पार्टी है वहां पर, उसी की परमिशन से बाकी पार्टियां इलेक्शन लड़ती है और जीतने के बाद अपने आप को इसी के अंदर ही मर्ज करना पड़ता है। द्विदलीय होती है, जैसे इंग्लैंड के अंदर है या अमेरिका के अंदर है, वहां पर दो ही दल रहते हैं जिनके अंदर एक पार्टी अपोजिशन में बैठती है और दूसरी पार्टी सरकार का निर्माण करती है। बहुदलीय व्यवस्था जैसे भारत के अंदर है, फ्रांस के अंदर है, ऐसे देश है जहां पर बहुत ज्यादा दल होते हैं तो लोगों के सामने एक ऑप्शन भी रहता है कि इस बार ये पार्टी नहीं तो इस बार ये पार्टी। तो इस प्रकार से दलीय व्यवस्था भी 3 प्रकार की होती है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और जो भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अच्छे से शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू।